येषां न विद्या न तपो न दानम गुणम न शीलम न तपो न धर्म ते मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। प्राचीन श्लोक है जो बताता है कि ऐसी विद्या से क्या किया जाए जिसमें कि कोई गुण नहीं है, धर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, मानवता नहीं है। वे मृत्युलोक में भार हैं, मृग की तरह चल रहे हैं, जानवर की तरह। संक्षेप में अब यह स्थिति, यह श्लोक, इसका भावार्थ चरितार्थ करता है वर्तमान मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड, जो कि तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है, उसकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति की समीक्षा। वो किस प्रकार कि अंकिता जघन्य हत्याकांड जैसे ही अस्तित्व में आया तो पुराने 2 दशक पूर्व के चिट्ठे भी खुलने शुरू हो चुके हैं। किस प्रकार अपराध, हत्याएं हैं, अपहरण इत्यादि इत्यादि हुए हैं, विशेषकर गरीबों पर, जो कि अंकिता की तरह 10,000 रुपये की नौकरी के लिए किसी रेस्टोरेंट में किसी सेठ के यहाँ नौकरी करती थी। ऐसे कितने बच्चे भारत के हैं जो कि ऐसी स्थितियों से गुजर रहे हैं और उनकी हत्याएं की जाती है। अंकिता प्रकरण को लाने वाले जो भी हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष नेगी जी लोग रहे हैं, उन्होंने विषय को लोगों के सामने लाया। खुद आशुतोष नेगी जी सिरकोट अंकिता के गांव के हैं और एक सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने इस विषय को युद्ध स्तर पर उठाया, जिसके बाद ही आंखें खुली उत्तराखंड के नेताओं के तथा कथित प्रगतिशीलवादी पत्रकारों के और उन इतिहासकारों के कि जो वामपंथ की सोच को आगे बढ़ाते हैं। उनके मुंह बंद हैं, वे बुद्धिजीवी बाहर नहीं है, लेकिन वे जो अवार्ड रिवार्ड वापसी गैंग में सबसे आगे थे, उनके मुंह बंद है, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हो। स्थिति यह है कि उत्तराखंड में यह अपराधों की जो श्रृंखला है कब से शुरू हुई। नौछमी नारायण जब सत्तासीन थे देहरादून में, उस समय उत्तराखंड के छोटे बड़े शहर अयासगाह मिनी थाईलैंड बन चुके हैं। इस बात को मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। इतिहास पुराना है, बातें निकल गई है, वे लोग भी निकल गए हैं, पर लेकिन बातें इतिहास में दर्ज हैं। वही इन अपराधों की भूमिका बनाकर गए हैं। इस तरह के अवैध रिसोर्ट, जहाँ पर जो छोटे मोटे होटल बिना किसी की अनुमति के चलने वाले आरामगाह, बड़े बड़े जो धनाढ्य हैं, सेठ हैं, उनकी जो भूख मिटाने वाले स्थान, यह सब किसने बनाए थे? यह उन्हीं सेकुलर प्रजाति के तत्वों ने बनाए थे जो आज कल सड़कों पर उछल कूद मचा रहे हैं। जरूर भारतीय जनता पार्टी जो सत्तासीन है उसको इस विषय पर काफ़ी जवाबदारी लेनी पड़ेगी और लेनी पड़ रही है। पहली जवाबदारी, जो विक्टिम है, जिस पर जो है, जिस परिवार पर यह इस प्रकार का अत्याचार हुआ है, उसको आर्थिक सहायता दो, पहला। दूसरी बात, न्यायालय की जो प्रक्रिया है उसको फास्ट ट्रैक, उसको तेज करो और अपराधियों को ऐसी सज़ा दिलवाओ ताकि कोई भी इस प्रकार की हिम्मत न कर सके कि गरीब को इस प्रकार से शोषण करने के बाद उसको मार दिया जाए, उसकी जान की कोई कीमत न हो। ऐसे उदाहरण पेश करो तो तब जा कर के साख बचेगी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की। अन्यथा आज स्थिति यह पैदा हो जाती है, अगर उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी इस विषय को गंभीरता से नहीं लेती है तो उसका जनाधार भी बहुत कमज़ोर हो जाएगा उत्तराखंड में।
राकेश टिकैत जैसे किसान नेता आजकल उत्तराखंड भ्रमण पर हैं। वे अंकिता भंडारी के घर गए, वहाँ पर उन्होंने सांत्वना दी। अच्छी बात है, हर नागरिक को इस पर जो है दुख व्यक्त करना चाहिए, अपराध को कम करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन जब किसान आंदोलन हुए थे और पुलिस वालों को दे धड़ाधड़ नाले में फेंका गया था, लाल किले में जो सीन हुआ, टिकैत साहब इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। यह जो एक अपराध प्रक्रिया हुई थी, पुलिस को कुछ नहीं समझा गया था, उनकी पिटाई की गई थी, अराजकता फैलाई गई थी, उसके बाद इस पर भी राजनीति हुई थी। यह राजनीति उत्तराखंड में अंकिता के विषय में नहीं होने देना। न्याय दिलाने में सड़कों पर न्याय या पसों को तोड़ने से न्याय नहीं मिलता है। सरकार को फोर्स किया जाता है कि भाई इनको न्याय दो। अब आप इस चीज़ को लगाइए कि उत्तराखंड में क्यों ट्रैफिक बढ़ा। जो पीएफआई का ताबड़तोड़ जो कार्रवाई हुई थी पूरे 17 राज्यों में, उसके बाद उत्तराखंड की तरफ एकदम पहले फेस में भी दूसरे फेस में भी धड़ाधड़ ट्रैफिक क्यों बढ़ा। शायद उत्तराखंड की ट्रैफिक पुलिस या उत्तर प्रदेश की ट्रैफिक पुलिस इसका जवाब दे सकते हैं। उत्तराखंड की तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और पड़ोसी राज्यों से अराजक तत्वों ने तेजी से पलायन किया, भागे, और वहाँ पर उनके पहले से जो अड्डे बने हुए हैं, चाहे वो मज़ारों के रूप में, मीनारों के रूप में, मदरसों के रूप में, मस्जिदों के रूप में, या अनेक इंस्टीट्यूट के रूप में, उस तरफ इनका जमावड़ा शुरू हो गया है। जो परंपरागत उत्तराखंड के मुसलमान हैं, मतलब औरंगजेब के समय के दारा सिकों के बेटे सुलेमान सिकों के समय के आए थे, डर के मारे वहीं बैठ गए, और उसके बाद जो है इतिहास क्या हुआ मैं अपने कई एपिसोडों में इसको बता चुका हूँ। उनकी संतानें वहाँ पर परंपरागत मुसलमान बन गए, वे गढ़वाली कुमाऊनी बोलते हैं और वहाँ के ही परंपरा में रहते हैं। देवता भी नचाते हैं, जागर भी लगाते हैं, पर लेकिन जब जमात वाले आते हैं या उनके मौलवी आते हैं तो वो सब अपनी घंटा शंख वगैरह सब छुपा देते हैं। वे इस्लाम को भी मानते हैं तो पूजा पाठ भी करते हैं, पर लेकिन उन पर जो है पीएफआई के जो धर्म प्रचारक हैं, नाम तो धर्म प्रचारक है पर लेकिन वो पीएफआई के हैं, वो उनको प्रेशर बनाते हैं कि ये पूजा पाठ तुम बंद करो अपनी परंपरा को, और हमारी तरह से जो है आप अपने विश्वास को कट्टरता की तरफ ले जाओ। उत्तराखंड में कट्टरता फैलाने के लिए परंपरागत जो उत्तराखंड के मुसलमान हैं उनको फोर्स करना, उनके ऊपर भी जिहाद हो रहे हैं, उनको भी तंग करते हैं लोग जो बाहर के गए हुए। तो इन पर प्रतिबंध कब उत्तराखंड सरकार लगाएगी, यह भी सोचने वाला विषय है, क्योंकि अपराध से संबंधित जिहाद, नशा जिहाद, जिसको कि घर वापसी किए स्वामी जितेंद्र त्यागी जी बता चुके हैं कि पूरे देश में नशा जिहाद चल रहा है। हम इस विषय को पिछले 5 वर्षों से बोल रहे हैं, हमें कोई नहीं सुनता है क्योंकि हमारा दायरा उतना ही है। और इस प्रकार से जो सामने विषय आ रहे हैं जिहाद से संबंधित, लव जिहाद तो था ही, वो सबके सामने था। नशा जिहाद इसलिए किया गया था कि नशे के साथ अफीम, हशीश, गांजा, इनके साथ जो इस प्रकार की दवाएं दी जाती थी कि जिससे जो है जो गैर मुस्लिम हैं, जो स्थानीय लोग हैं, सनातनी हैं, उनको, लड़कों को नपुंसक बनाया जा सके, उनकी बेटियों को बांझ बनाया जा सके। यह जिहाद कई दिनों से चल रहा है और इसको करवाया जा रहा है एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से। उन सनातनियों को पैसे दिए जाते हैं जो कि इस प्रकार के नशे को आगे बढ़ावा देते हैं। वैसे भी सरकार ने कोई कमी छोड़ी नहीं है, जगह जगह वो जो राजस्व प्राप्ति के लिए शराब के ठेके खुले हैं जिनको बंद नहीं कर पा रहे हैं, और साथ साथ जो परंपरागत भांग की खेती है इसको तो प्रतिबंध लगा दिया है। जो सदियों से देवाधिदेव महादेव के समय से
जो खेती चलती आ रही है, जिसके अनेक लाभ वहाँ ग्रामीण ले रहे हैं, अब लोग डर के मारे उसको नहीं बोते हैं कि वो प्रतिबंधित है। उत्तराखंड में जो अपराध से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं चल रही हैं, इसके पीछे नशा जिहाद का भी हाथ है। भ्रष्टाचारी ब्यूरोक्रेट्स को, भ्रष्टाचारी जनप्रतिनिधियों को सत्ता सौंपना, इसके पीछे भी जिहाद का हाथ है। बहुत अच्छी इनको रकम दी जाती है, चुनाव के समय इनको सत्तासीन किया जाता है, उसके बाद इनको हिदायत दी जाती है कि यह पैसा हमने इसलिए लगाया ताकि आप हमारी मदद करते रहें सत्ता में बैठ करके। और संबंधित तो ब्यूरोक्रेट्स जो कि भ्रष्ट हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनको स्थानांतरित करके उनके अंडर में डाला जाता है। उत्तराखंड में जो कि 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ मध्य हिमालय राज्य है, पर यह एक बहुत बड़ा कुठाराघात है और इसको रोकना सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र में है या राज्य में है, उसका कर्तव्य बनता है। यह सच है क्योंकि इसको अब धीरे धीरे लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, इस बात को कि उत्तराखंड में नशा जिहाद चरम सीमा पर है। आप जाके देखिए, गांव के जो पंचायत घर हैं वहाँ पर दूसरे काम कम होंगे, नशेड़ी बच्चे ज़्यादा मिलेंगे आपको, और उसमें जो है 17 से लेकर के और 25 साल के बीच के बच्चों की भी आपको भरमार मिल जाएगी। इस प्रकार से उत्तराखंड की महिलाएं परेशान है, वहाँ के बच्चे परेशान हैं, पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। और ये जिहाद एक आदमी से नहीं होता, ये तमाम समाज को ये प्रभावित कर रहा है। यह स्थिति क्यों, कब, कैसे पैदा हुई? याद करो 2 दशक पूर्व नौछम्मी नारायण का शासनकाल, जबकि तमाम राज्यों से अपराधी और जो यौन शोषण करने वाले, देह व्यापार वाले अपना जमघट उत्तराखंड के छोटे बड़े शहरों में बनाते थे। हरिद्वार इसका सबसे पहला उदाहरण है। बांग्लादेशी देह व्यापारियों को, विशेषकर महिलाओं को बांग्लादेश से या पश्चिम बंगाल से ला करके हरिद्वार में बिठाया जाता था। उनका इस्तेमाल वे अय्याश नेता करते थे जो कि धर्म का चोला पहन करके यहाँ पर 38% करने में अपना योगदान देते थे। आज स्थिति यह है कि सनातनियों की धर्म नगरी आधी जिहादियों से भरने वाली है। 24% से अधिक देहरादून भर चुका है, तो वहीं 28% के आसपास हल्द्वानी, जसपुर, मंगलूर और दूसरे शहर हैं। इस पर पीएफआई के कितने तत्व काम कर रहे हैं, कितने तत्व इसमें घुसे हैं, पाकिस्तान स्थित आईएसआई के तत्व कितने घुसे हुए हैं, इनकी सबकी यह भूमिका है। ये नशा जिहाद से आगे जो है हमने अपराध जिहाद को अस्तित्व में लाने का, तो यह नशा जिहाद, अपराध जिहाद, भ्रष्टाचार जिहाद की देन है। यह वर्तमान सत्तासीन जो भारतीय जनता पार्टी है वो तो अपनी साख बचाने में लगी हुई है, और उनके अंदर भी कई, उनके पार्टी के अंदर भी कई अपराधी तत्व हैं जिनकी की अब पहचान धीरे धीरे हो रही है, वो भी होशियार हो रहे हैं। भाई यहाँ पीएफआई के तत्व हमारी राजनीतिक पार्टी में भी घुस चुके हैं। इस पर जो राजनीतिक प्रबंधन राजनीतिक पार्टियों का होना चाहिए। हाँ, कांग्रेस का साफ एक मैनिफेस्टो था कि धारा 370 ख़त्म नहीं होने चाहिए, अगर ख़त्म हो जाती तो हम इसको दोबारा लाएंगे। आजकल कश्मीर में शांत है, कश्मीर उन तत्वों से शांत है जो कि वहाँ अराजकता फैलाते थे, ज़रूर हैं पर कम है। उत्तराखंड में यह बढ़ रहा है केरला की तरह। केरला में भी ऐसा ही हुआ, शुरू में जैसे उत्तराखंड में हो रहा है उसी तरह से केरला में हुआ, उसी तरह पश्चिम बंगाल में हुआ, और यह स्थिति उत्तराखंड में आने वाली है कि जो कि मैं कई बार बता चुका हूँ, हिंदुओं की जो है धर्मस्थली है और हिंदुओं की पवित्र भूमि है।
वहाँ पर अगर यह स्थिति पैदा हो जाती है तो कैलाश मानसरोवर की तरह आपको जो है या तो पैसा देना पड़ेगा और या तो अमरनाथ की तरह प्रोटेक्शन लगाना पड़ेगा यात्रियों पर। चार धाम यात्रा जाने वालों के लिए अगर आप चाहते हो कि प्रोटेक्शन लगे तो यह लग जाएगा। ये रिसोर्ट वाले जो देह व्यापार कराते हैं, नशा करवाते हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, इनके जो तार हैं अंतर्राष्ट्रीय अपराध जगत से जुड़े हुए हैं, जिसको कि आईएसआईएस पाकिस्तान स्थित आईएसआई का जो हेडक्वार्टर चीन मिलकर चलाते हैं ताकि भारत में अस्थिरता पैदा की जाए। सांप को मारने से पहले सांप की मां को देखना चाहिए कि कितने सपोले और हैं। यह सपोले फैले हुए हैं और ये आगे आने वाले समय में इसी प्रकार के कार्यक्रम जारी रखेंगे। इस पर उत्तराखंड के लोगों को सावधान होना पड़ेगा, जबकि उत्तराखंड एक पढ़ा लिखा राज्य है। यहाँ पर बुद्धिजीवी हैं, यहाँ पर के जो सुरक्षा से जुड़े हुए या प्रशासन से जुड़े हुए अच्छे अच्छे लोग राजनीतिज्ञ हैं, वह अपने घर को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि नाई के बाल बड़े होते हैं, अपने बाल बनाने में उसको दिक्कत होती है, दूसरे से बनवाता है। तो यह स्थिति उत्तराखंड में चल रही है। सफाई करनी ज़रूरी है। गांव में, मोहल्लों में जो छोटे छोटे शहर हैं, पीएफआई, आईएसआईएस और चीन के तत्व घुस चुके हैं। उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया है। उत्तराखंड सरकार की सुरक्षा एजेंसियां सोई हुई हैं। देश की सुरक्षा एजेंसियां, मैं कह सकता हूं, ऐसी हालत में सोई हुई हैं। या जो है जनप्रतिनिधि इस विषय को नहीं उठाना चाहते हैं, क्योंकि आज जनप्रतिनिधि वे अधिक हैं जिन्होंने मज़ारें, मीनारें, मस्जिदें और मदरसों को बनाने में अपना योगदान दिया, जहाँ पर कि आतंकवाद की शिक्षा, कट्टरपंथ की शिक्षा दी जाती है। मित्रों, इन विषय को अगर उत्तराखंड के लोग समझते हैं जिहाद से संबंधित, तो आपको होशियार हो जाना चाहिए। यह संवेदनशील राज्य पश्चिम में हिमाचल, उत्तर में चीन और पूर्व में नेपाल से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर कि इस जिहाद से नेपाल और पश्चिम में हिमाचल भी प्रभावित हो रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितने भी आईएसआई के स्लीपर चल हैं, उनकी घुसपैठ बहुत तेज़ी के साथ उत्तराखंड में हुई है और इस पर भी एनआईए को अपने तौर तरीके से विषय संज्ञान में लाना चाहिए, ताकि देश की सीमाएं और समाज सुरक्षित रहे। राष्ट्र की सुरक्षा का यह प्रश्न है। आप हमारे चैनल ई-गाइडसेंड को सुनते रहें, कमेंट्स करते रहें और इसको जागरूकता के लिए अपने मित्रों, ग्रुपों में शेयर करते रहें, ताकि देश में जागरूकता आई जिहाद के खिलाफ, गजवा हिंद के खिलाफ और 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के खिलाफ। नमस्कार, धन्यवाद।